हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। परमुटेशंस का टॉपिक चल रहा है अपना। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसका एक पार्ट रह गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर ये वाला क्वेश्चन रह गया सॉल्व करना, तो आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट टू सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो पहले वो करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रिंग मेथड हम सीख रहे थे और उस पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मैथ्स एंड 3 इकोनॉमिक्स बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सच दैट। इसके दो पार्ट्स थे, एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया था, दूसरा पार्ट ये था बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर। इसको पहले देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर। मतलब क्या हो बेटा कि 5 मैथ्स की बुक्स जो है वो हमेशा साथ आनी चाहिए और 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स जो है वो हमेशा साथ आनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सिर्फ मैथ्स की बुक साथ आनी चाहिए थी, इकोनॉमिक्स की साथ आए या नहीं आए वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन दैट केस अब क्या करें अपन, अब अपन इसको ऐसे सोचते हैं, अपने को क्या चाहिए भाई कि M1, M2, M3, M4 और M5 ये 5 मैथ्स की बुक्स हैं, ये तो साथ में चाहिए ना हमें, तो इनको तो स्ट्रिंग से बांधना ही बांधना है क्योंकि ये साथ में चाहिए। इकोनॉमिक्स की जो 3 बुक्स हैं E1, E2 और E3 ये भी तो साथ में चाहिए, तो इनको भी स्ट्रिंग से बांधना पड़ेगा। ये थोड़ी कोई नियम है कि एक ही स्ट्रिंग ले सकते हैं, कितनी स्ट्रिंग लो, तो इनको भी स्ट्रिंग से बांध दिया। अब इसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं, भाई 5 मैथ्स की हो गई, 3 इकोनॉमिक्स की होगी और कोई रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास दिस प्लस दिस टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हुए बेटा, 2 ऑब्जेक्ट्स हुए। सो 2 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड इन 2 प्लेसेस, दैट इज ऑल। इस पूरे को एक स्ट्रिंग, उस पूरे को एक स्ट्रिंग, क्योंकि इनको साथ रखना है उनको भी साथ रखना है, और इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कुल मिला के कितने ऑब्जेक्ट हुए, 2। तो 2 ऑब्जेक्ट को तो 2 जगहों में ही अरेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 2 ऑब्जेक्ट्स इन 2 प्लेसेस, फैक्टोरियल 2। फर्स्ट स्टेप ओवर, स्ट्रिंग बना ली। सेकंड स्टेप ओवर, रिमेनिंग +1 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया। वो +1 क्यों करते थे हम, स्ट्रिंग के लिए। अब यहां +1 का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो ये 2 ही ऑब्जेक्ट्स है बस हमारे। ये नहीं यहां +1 कर दो, क्यों करते, वो +1 तो स्ट्रिंग के लिए होता था ना, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है और रिमेनिंग कुछ है ही नहीं, तो इसलिए 2 ऑब्जेक्ट हुए सीधा, तो फैक्टोरियल 2। लेकिन अभी एक चीज और रहेगी ना बाकी, मल्टीप्लाइड बाय अरेंजमेंट विद इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है भाई, पहली वाली स्ट्रिंग देखो उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, 5। कितनी जगह है, 5। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 5 ऑब्जेक्ट्स इन 5 प्लेसेस, फैक्टोरियल 5, ये इसके लिए। लेकिन एक और स्ट्रिंग भी है, वो भी तो आपस में रीअरेंज हो सकती है, E1 इधर आ सकती है, E3 इधर आ सकती है, E2 इधर आ सकती है, E1 इधर आ सकती है, रीअरेंज हो सकते हैं कि नहीं। तो यहां कितनी चीजें हैं, 3। कितनी जगह है, 3। हाउ मेनी वेज कैन यू रीअरेंज दीस 3, फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल 3 वेज। क्लियर और नॉट, दिस शुड बी योर आंसर, ये आंसर, ठीक है। पहले तो दिस प्लस दिस 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट्स को 2 प्लेसेस में, फैक्टोरियल 2, फिर विद इन द स्ट्रिंग फैक्टोरियल 5, विद इन द स्ट्रिंग फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, जब तक काम खत्म नहीं होगा मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये वाला पार्ट रह गया था, तो इसको समझ लो। तो ये एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल है जिसमें हमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग बनानी पड़ रही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी लोगों को साथ रखना है उतनी स्ट्रिंग्स बनानी पड़ेगी, हर कैटेगरी के लिए एक स्ट्रिंग, ठीक है बेटा, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन। मैंने कहा था आपको कि हम 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन वी हैड डिस्कस्ड, नाउ लेट अस सी द सेकंड वन। द सेकंड मेथड इज गैप मेथड। स्ट्रिंग मेथड हम कर चुके हैं, कब यूज करना है स्ट्रिंग मेथड, क्या कीवर्ड्स था, कीवर्ड क्या थे उसके लिए, ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर दिख गया मतलब स्ट्रिंग मेथड। अब गैप मेथड समझो, गैप मेथड कब यूज करना है, टू बी यूज्ड व्हेन नो 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप आर टुगेदर। यहां कीवर्ड क्या दिखना चाहिए, नो 2 टुगेदर। कीवर्ड क्या दिखेगा, नो 2 टुगेदर, नॉट ऑलवेज टुगेदर। ये नहीं दिखना चाहिए कि दे आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। नॉट ऑलवेज टुगेदर इज डिफरेंट फ्रॉम नो टू टुगेदर। इस बात को समझना पड़ेगा ढंग से। जैसे आपके पास सपोज करो कि 3 ऑब्जेक्ट्स है ABC, ठीक है, among some other objects which are let us say P, Q, R, X, Y, Z। सपोज मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट्स है और साथ में 3 ऑब्जेक्ट्स और है, कुल मिला के कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 9 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। इन 9 ऑब्जेक्ट्स को मेरे को अरेंज करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नो 2 ऑफ ABC शुड कम टुगेदर, ठीक है। 2 बातें देखो, बहुत ध्यान से समझना है, नो 2 टुगेदर एंड नॉट ऑलवेज टुगेदर, इनमें बहुत फर्क है। कई बार स्टूडेंट्स क्या है, इन दोनों को सेम मान लेते हैं, बस वही गलती हो जाती है। नो 2 टुगेदर एंड नॉट ऑलवेज टुगेदर में बहुत फर्क है। क्या फर्क है बेटा, देखो नॉट ऑलवेज टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों साथ में नहीं होने चाहिए,
ठीक है, तीनों साथ में नहीं होने चाहिए। जब तीनों साथ में नहीं होने चाहिए तो फिर तो मैं ऐसे बोल दूं ना भाई, टोटल अरेंजमेंट्स, जितने भी टोटल अरेंजमेंट्स हों माइनस ऑलवेज टुगेदर। अगर मैं सारे के सारे अरेंजमेंट्स में से वो वाले माइनस कर दूं जिनमें कि ये तीनों हमेशा साथ आ रहे हैं, तो मेरे पास वो बचेंगे कि नहीं जिसमें वो कभी भी साथ नहीं आ रहे। ध्यान से दिमाग लगा के इन 9 ऑब्जेक्ट्स के तुम जितने भी परमुटेशन करो, ठीक है, अगर तुम उनमें से वो वाले माइनस कर दो जिसमें ये तीनों साथ आ रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में आ रहे हो, तो आपके पास कौन से वाले बचेंगे जिनमें ये तीनों साथ में नहीं आ रहे होंगे? वही बचेंगे ना। पर उसमें वो तो आ सकते हैं ना जिसमें दो साथ आ रहे हो, दो साथ वाले तो आ सकते हैं। जैसे ऐसा वाला एक अरेंजमेंट आएगा कि नहीं आएगा, PQR XY ABZC, इज दिस एन अरेंजमेंट विच विल अपीयर हियर और नॉट? टोटल अरेंजमेंट्स में से मैंने ऑलवेज टुगेदर वाले माइनस कर दिए, मतलब ABC जिसमें साथ में आ रहे होंगे वो माइनस कर दिए। तो अभी देखो A B और C साथ में नहीं आ रहे, लेकिन A और B तो साथ में आ सकते हैं। वो इसमें आ गए कि नहीं आ गए? वो तो इसमें आ गए, तो वो तो आने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला था ऑलवेज टुगेदर नहीं होने चाहिए, तो नहीं है भाई ऑलवेज टुगेदर। AB अलग है, C अलग है, लेकिन ये वाले इसमें अलाउड है कि नहीं? अलाउड है। अब ये वाला पढ़ो, नो टू टुगेदर। नो टू टुगेदर का क्या मतलब हुआ? कोई भी दो साथ में नहीं आ सकते। तो फर्क पड़ गया ना भाई। यहां पे क्या था? तीनों साथ में नहीं आ सकते। यहां पे क्या है? कोई भी दो साथ में नहीं आ सकते। क्या ये वाला अरेंजमेंट यहां अलाउड है? इज दिस अरेंजमेंट अलाउड हियर? नो। इज दिस अरेंजमेंट अलाउड हियर? यस। सो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं, नो टू टुगेदर में क्या लगाना है अपने को? गैप मेथड। एंड नॉट ऑलवेज टुगेदर में क्या लगाना है? टोटल अरेंजमेंट्स माइनस ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर में क्या लगाना है? स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। नो टू टुगेदर लिखा है तभी गैप मेथड की तरफ जाना है, क्योंकि उस केस में आपको A और B को भी साथ नहीं रखना, B और C को भी साथ नहीं रखना, A और C को भी साथ नहीं रखना, और ABC को भी साथ नहीं रखना, कुछ भी अलाउड नहीं। जबकि दे आर नॉट ऑलवेज टुगेदर में खाली ABC को साथ में नहीं रखना है। AB साथ हो सकते हैं, BC साथ हो सकते हैं, AC साथ हो सकते हैं। समझ आ गई? आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नॉट ऑलवेज टुगेदर पढ़ोगे टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, यानी टोटल माइनस स्ट्रिंग मेथड। ओके, जबकि नो टू टुगेदर पढ़ोगे तो गैप मेथड। इसको दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। नाउ लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो मैंने क्या बोला, कीवर्ड क्या है मेरा, कब यूज करना है? नो टू टुगेदर जब दिख रहा हो, नो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप आर टुगेदर, तो आप क्या लगाओगे? गैप मेथड। अब गैप मेथड भी एक 3 स्टेप प्रोसीजर है जैसे स्ट्रिंग मेथड था। फर्स्ट स्टेप क्या है गैप मेथड की? अरेंज अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट। अरेंज अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं एक बार। अरेंज अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट, क्या मतलब बेटा? अनरिस्ट्रिक्टेड कौन है भाई? जिनको आपको कभी भी साथ नहीं रखना, वो तो आपके लिए कैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए? रिस्ट्रिक्टेड। ये तो रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट हो गए ना, क्योंकि इन पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इन पे कोई ना कोई कंडीशन लगा दी, तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड कौन से हुए? जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो गए। जैसे मान लो दो टाइप्स हैं, जैसे यहां पे भी दो टाइप्स थे ना इस एग्जांपल में। PQR XYZ एक टाइप था जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, और ABC एक टाइप था जिसपे रेस्ट्रिक्शन था, तो हमने ABC को अलग कैटेगरी अलग ही कर दिया, और ABC ये इसका PQR XYZ को अलग कर दिया। तो PQR XYZ कौन सी कैटेगरी हुई? अनरिस्ट्रिक्टेड। और ABC कौन सी कैटेगरी हुई? रिस्ट्रिक्टेड। पहले किसको अरेंज करना है? अनरिस्ट्रिक्टेड को पहले अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप इज अरेंज अनरिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट विदाउट कंसीडरिंग द रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स, उनको भूल जाओ, तो वो हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन देम। काउंट द नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन देम। अब इसके आगे का प्रोसीड करने के लिए लेट अस फर्स्ट सी द एग्जांपल, उसको साथ साथ में करते जाएंगे। एग्जांपल क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। 4 boys and 3 girls are to be seated in a row. There are 4 boys and 3 girls. Okay, have a look here. 4 boys, 3 girls. They have to be seated in a row. So there are two categories of persons, two categories of objects. ये एक कैटेगरी है boys और एक ये कैटेगरी है girls. Such that मतलब कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन है? No two girls are together. क्या दिख गया बेटा? No two together. कीवर्ड मैच हो गया। इसका मतलब क्या लगाना है? गैप मेथड लगाना है। किस पे रेस्ट्रिक्शन है? गर्ल्स पे। गर्ल्स पे रेस्ट्रिक्शन है, तो इस वाली कैटेगरी को आप कौन सी कैटेगरी बोलोगे? रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी बोल दोगे। और इस कैटेगरी को कौन सी कैटेगरी बोल दोगे? अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी बोल दोगे। ये मतलब है रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, पहले किसको अरेंज करना है? फर्स्ट स्टेप
अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब इनको भूल जाओ, राइट। अनरिस्ट्रिक्टेड कितने बॉयज है मेरे पास? 4 बॉयज। 4 बॉयज को अरेंज करने कितने वेज होते हैं? 4 बॉयज मतलब 4 प्लेसेस। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 4 बॉयज इन 4 प्लेसेस? फैक्टोरियल 4। डन, फर्स्ट स्टेप इज डन। ओके, वी डोंट हैव टू कंसीडर द रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स नाउ। सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन देम। अब जब आपने 4 लोगों को, 4 बॉयज को 4 प्लेस पे अरेंज कर दिया, तो कैसे कर दिया बेटा? 1 2 3 4, ये B1 आ गया, यहाँ B2 आ गया, यहाँ B3 आ गया, यहाँ B4 आ गया। 4 बॉयज को अरेंज कर दिया 4 प्लेस में। इनके जो भी परमुटेशन हो सकते हैं वो सब कर दिया हमने, फैक्टोरियल 4 लिख दिया। अब इनके बीच में गैप्स बनेंगे ना, हर 2 के बीच में एक गैप होगा। कौन, कितने गैप हुए? 1 2 3। 2 गैप कोने पे भी हैं, 4 5, क्योंकि स्टार्टिंग में भी तो रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट बैठ सकता है। स्टार्टिंग में भी तो कोई बैठ सकता है भाई। जो थोड़ी बॉयज से चालू करूं मैं, गर्ल्स से भी चालू कर सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को दोनों स्टार्टिंग और एंड वाले गैप भी काउंट करने और बीच के गैप्स भी काउंट करने। कुल मिला के कितने गैप्स हुए? 5। इनफैक्ट अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमेशा गैप्स कितने होंगे? n+1। एक ज्यादा गैप होगा ना हमेशा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड दोनों वाले गैप गिनने। तो जितने ऑब्जेक्ट्स को तुमने अरेंज किया उससे एक ज्यादा गैप होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने अगर 4 बॉयज को अरेंज किया है तो मेरे पास 5 गैप्स हैं। सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? काउंट द नंबर ऑफ गैप्स। सो वी हैव काउंटेड हाउ मेनी? 5। अब नाउ द इंपॉर्टेंट स्टेप, थर्ड स्टेप, अरेंज रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन दीज गैप्स। अरेंज रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन दीज गैप्स। अब ये जो गैप्स तुमने काउंट किए, ये जो 5 गैप्स थे, इनमें किसको बिठाओ? रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स को। क्यों बिठाए? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड को कभी भी साथ में नहीं रखना। अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड को गैप में बिठाऊंगा तो कभी भी कोई 2 रेस्ट्रिक्टेड साथ में नहीं आएंगे। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेसिंग देम सो दैट दे आर नॉट टुगेदर, ठीक है कि नहीं भाई। गैप में किसको बिठा दो? जिनको साथ में नहीं रखना। अगर जिनको साथ में नहीं रखना उनको गैप में बिठाएंगे तो फिर वो साथ में कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। समझ आई बात? तो अब क्या करना है भाई, यहां पे कितने प्लेसेस है मेरे पास? 5। उसमें मेरे को किनको बिठाना है? इन 3 गर्ल्स को मेरे को गैप्स में बिठाना है। दिस इज द लास्ट स्टेप। इज दैट ओके? सो दैट इज द 3 स्टेप प्रोसीजर व्हिच इज नोन एज गैप मेथड। तो बेसिकली अल्टीमेटली देखा जाए इस पूरे मेथड का एम क्या हुआ? पहले हमने क्या किया, जिनमें रेस्ट्रिक्शन था उनको हटा दिया, बाकियों को बिठा दिया। उन बाकियों को बिठाने के बाद जो उनके बीच में गैप बने, इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट, वहां पे किसको बिठा दिया? रेस्ट्रिक्टेड वालों को, ताकि कोई भी 2 रेस्ट्रिक्टेड कभी भी साथ में नहीं है। बस सिंपल सी गणित है। अब जरा देखो आंसर क्या है फाइनली। मेरे पास कितने गैप्स है बेटा? 5। कितने लोगों को बिठाना है मेरे को? 3 गर्ल्स को बिठाना है 5 गैप्स में, ठीक है। अब आपके फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे चले जाओ। हाउ मेनी प्लेसेस आई हैव? 5। एट अ टाइम हाउ मेनी आर टू बी अरेंज्ड? 3। हमेशा बड़ा वाला ऊपर लिखते थे एनपीआर में हमेशा बड़ा वाला नंबर ऊपर आता था, ठीक है। तो हमारे पास कितनी जगह अवेलेबल है? 5। एक समय पे कितने लोगों को बिठाना है? 3। तो 5p3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? 5p3। दिस इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और नॉट? अरेंज रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन द गैप्स। उसका आंसर ये आएगा कि नहीं आएगा? 5p3। और जब तक काम खत्म नहीं होता हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये आपका आंसर निकल के आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 5p3। ठीक, समझ आ गई? ओके, मान लो मेरे पास, सपोज करो कि यहां पे लेट अस से मेरे पास 7 बॉयज होते और मेरे पास 4 गर्ल्स होती, और अभी भी मैं यही बोल रहा हूं कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, यही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं अभी भी। ओके, तो कितने वेज में बिठा सकता था? पहले मैं किसको बिठाता? बॉयज को। कितने? 7 बॉयज 7 प्लेसेस, फैक्टोरियल 7। 7 बॉयज का मतलब कितने गैप्स? 8 गैप्स। 8 गैप्स में किसको बिठाना है? 4 गर्ल्स को। क्या होता है बेटा यहाँ? 8p4। 8 में 4 को बिठाना है, 8p4। मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। ये मेरा आंसर हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। सो दैट इज गैप मेथड। व्हेन इज इट टू बी अप्लाइड? व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर no 2 of them should be together. That is the condition. Okay, I hope you understood this. Let us see more examples. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। In how many ways can letters of the word equation be rearranged so that no 2 consonants appear together? क्या दिख गया वापस? No 2 together. No 2 together दिख गया, मतलब क्या लगाना बेटा? गैप मेथड। अब की बार किसको साथ में नहीं रखना है? कॉन्सोनेंट्स को। तो ये तो कैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए? रेस्ट्रिक्टेड। ये तो रेस्ट्रिक्टेड हो गए। कॉन्सोनेंट्स के अलावा कौन होते हैं? वॉवल्स होते हैं। तो वॉवल्स कैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे? अनरेस्ट्रिक्टेड। यानी हम पहले किसको बिठाएंगे? वॉवल्स को बिठाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो वर्ड दिया है हमें, इक्वेशन,
इस वर्ड में आप सबसे पहले तो ये देखो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं और वॉवल्स कौन कौन से हैं। पहले तो उनको अलग अलग कर दे। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हो गए भाई, क्यू हो गए, टी हो गया, एन हो गया, 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए। और वॉवल्स कौन से हो गए, ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। वाह बहुत बढ़िया, इसमें 5 वॉवल्स आ गए। जितने 5 वॉवल होते हैं 5 आ गए। 5 वॉवल है, 3 कॉन्सोनेंट है, कुल मिला के 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले किसको बिठाना है, अनरिस्ट्रिक्टेड को। अनरिस्ट्रिक्टेड कौन है, वॉवल्स। वॉवल्स कितने बेटा, 5। 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 प्लेसेस। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज, फैक्टोरियल 5। ये था ना फर्स्ट स्टेप, अरेंज अनरिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स, बिठा दिया। अब जब तुमने 5 वॉवल्स को बिठा दिया तो गैप्स कितने बने, 6, क्योंकि गैप्स तो ये ज्यादा बनता है। ठीक है, अब उन 6 गैप्स में किसको बिठाना है, रेस्ट्रिक्टेड को। रेस्ट्रिक्टेड कौन है, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स को 6 जगहों में बिठाना है। तो एट अ टाइम 6 में से कितने चुनने, 3। क्या होता है उसका फॉर्मूला, 6p3। तो फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3 हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ, फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए ये लिख दिया कि भाई इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, किसी ने मना थोड़ी किया। हमने तो पढ़ लिया ना रिपीटिंग को कैसे अरेंज करते हैं। क्या यहां पे कोई भी रिपीटेशन था, नहीं था, इसलिए सीधा सीधा तरीका हो गया, जैसे ये क्वेश्चन किया था वैसे ही वो क्वेश्चन कर लिया, खाली बॉयज गर्ल्स की जगह कॉन्सोनेंट वोवल लगा दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वोवल रिपीट हो जाए या कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो जाए, तो कोई बात नहीं, फिर आप फर्स्ट फॉर्मूले पे नहीं जाओगे, फिर आप सेकंड फॉर्मूले पे चले जाओगे, जो रेपिटेशन वाला फॉर्मूला था, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, उस पे कर लेते हैं एग्जांपल। ये समझ में आ गया, क्लियर, ओके। Let me take the next question. Let us say now the question goes like this. Okay, in how many ways can letters of the word let us say calculus. Okay, in how many ways can letters of the word calculus be rearranged so that first part two U's are together and two C's are together. Second part, all vowels are not together. Third part, no two vowels are together. बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है, ध्यान से करेंगे। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होने चाहिए। In how many ways can letters of the word calculus be rearranged so that first part है 2 U's are together and 2 C's are together. इसमें दिख रहा है 2 C हैं 2 U हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है all vowels are not together, और थर्ड पार्ट है no two vowels are together. 3 पार्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो जो ये वर्ड दिया है कैलकुलस, उसमें 2 C हैं, 2 U हैं, 2 L हैं, एक A है, एक S है। That's it, 8 लेटर्स का वर्ड है, टोटल 8 लेटर्स है। ये उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करेंगे तक। क्यों लिया मैंने एग्जांपल, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 C हैं, 2 U हैं, 2 L है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डोंट फॉरगेट मेथड वही रहने वाला है, बस फॉर्मूला फर्स्ट की जगह सेकंड लगाना पड़ेगा। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, 2 U's are together, 2 U's are together कीवर्ड दिखते ही मतलब कौन सा मेथड, गैप मेथड नहीं, कौन सा मेथड, स्ट्रिंग मेथड। 2 C's are also together, मतलब अब की बार हमें U's को भी स्ट्रिंग में मानना है, C's को भी स्ट्रिंग में मानना है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स वाला एग्जांपल किया था। अभी क्या करो आप, एक U और दूसरा U, इसको एक स्ट्रिंग माना,
ठीक है, फिर एक सी दूसरा सी, उसको भी एक स्ट्रिंग माना, दो तो स्ट्रिंग ये बन गई। इसके अलावा रिमेनिंग कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स थे। रिस्ट्रिक्शन इन दोनों पे है ना, इनको साथ रहना है, तो 4 तो ये निकल गए। इसके अलावा कितने बचे बेटा, 4, क्योंकि कुल 8 थे। 8 में से ये 4 निकल गए तो 4 बचे, 4 एक 5 और एक 6, कुल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए 6। दो तो स्ट्रिंग और 4 रिमेनिंग, कुल कितने ऑब्जेक्ट्स हुए 6। 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, फैक्टोरियल 6 होते नहीं होते। 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 6 वेज होते हैं। याद है ना स्ट्रिंग मेथड, फर्स्ट स्टेप क्या था, टाई देम बाय अ स्ट्रिंग। सेकंड स्टेप क्या थी, अरेंज रिमेनिंग प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स। वो +1 की जगह यहां +2 है क्योंकि 2 स्ट्रिंग है, ठीक है, तो कर दिया हमने अरेंज। लेकिन अब इस अरेंजमेंट में एक चीज ध्यान रखो, इन दोनों को तो भूल जाओ क्योंकि स्ट्रिंग में चले गए, इन पे अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो 4 है, ये वाले जो 4 है, ये वाले, क्या इनमें कोई रिपीटिंग ऑब्जेक्ट है? अगर है तो सेकंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं है तो ये ठीक है। इसको नहीं देखना कि सर इसमें भी तो रिपीटिंग है, तो इसका काम तो थर्ड स्टेप में आता है ना, अभी थोड़ी आता है। थर्ड स्टेप में आता है ना भाई, अरेंज ऑब्जेक्ट्स विद इन द स्ट्रिंग, वहां पे इसको देखेंगे। अभी क्यों देखना, अभी तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट में तो रिपीटिंग का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये तो एक ऑब्जेक्ट है, इसको भूल जाओ, एक ऑब्जेक्ट इसको भूल जाओ। यहां जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन बच गया, ये सी तो गए, ये यू गए, लेकिन अभी भी 2 एल बचे हैं कि नहीं बचे? तो अभी इसमें भी 2 एल रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, फैक्टोरियल 2, क्यों, क्योंकि 2 एल है। याद है फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू। जितने आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। कितने आइडेंटिकल है, 2, तो 2 से डिवाइड होगा। सर ये वाले 2 क्यों नहीं लिए, वही बात वापस, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग में जा चुके हैं, इनसे हमें अभी मतलब नहीं। जब स्ट्रिंग को अरेंज करेंगे तब मतलब है। वापस समझ में आ गई, एक स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, टोटल 4 रिमेनिंग प्लस 2, 6 ऑब्जेक्ट। 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 किसके लिए, एल के लिए, जो इसमें काउंट हो रहा है। डन। सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाइड बाय अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन द स्ट्रिंग। अब विद इन द स्ट्रिंग आ जाओ, स्ट्रिंग भी कितनी, 2 है। पहली स्ट्रिंग की बात करें तो कितने ऑब्जेक्ट्स है बेटा, यहां 2, फैक्टोरियल 2। क्या दोनों आइडेंटिकल हैं, यस, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया, क्योंकि आइडेंटिकल को अरेंज करने का 1 वे ही होता है। ऐसे भी बोल सकता था, काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय ये वाली स्ट्रिंग भी अरेंज करनी है, इसमें फिर कितने ऑब्जेक्ट्स, 2, डिवाइडेड बाय इसमें भी 2 रिपीटिंग, तो वो भी फैक्टोरियल 2। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, फाइनल आंसर क्या है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 720 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 360। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा बेटा, 360। समझ आई, दैट इज स्ट्रिंग मेथड। अभी गैप मेथड तो यूज ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। अब की बार क्या बोला है, ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। क्या मेरे को ये कीवर्ड मिला, नो टू टुगेदर, नहीं मिला, मेरे को मिला नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर अभी आपको बताया था, इसका जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैं, तब मैंने बताया था कि नॉट टुगेदर एंड नो टू टुगेदर में जमीन आसमान का फर्क है। नॉट टुगेदर में हमने क्या स्ट्रेटेजी बोली थी, नॉट टुगेदर में बेटा क्या स्ट्रेटेजी बोली थी हमने, टोटल अरेंजमेंट्स में से कौन से माइनस करने हैं, ऑलवेज टुगेदर। अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स में से ऑलवेज टुगेदर माइनस कर दें, कौन से वाले बच जाएंगे, नॉट टुगेदर। तो यहां पे ये स्ट्रेटेजी चलेगी, गैप मेथड नहीं। गैप मेथड के लिए कीवर्ड होना चाहिए नो टू टुगेदर, वो है ही नहीं। तो नॉट टुगेदर के लिए टोटल अरेंजमेंट्स माइनस ऑलवेज टुगेदर। किसको रखना है अभी टुगेदर, ऑल वॉवल्स। कौन कौन है वॉवल्स यहां पे, 2 यू है, 1 ए है, 3 वॉवल्स है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट्स। अच्छा, जब मैं टोटल अरेंजमेंट्स लिखूंगा तब तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। टोटल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि कैलकुलस के लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने फर्स्ट किया था कि हमारे पास कुल कितने लेटर है बेटा, 8। उसमें से 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज इट, तो आप बोलोगे भाई फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये दूसरा वाला फॉर्मूला लग गया। इसको मैं बोलूंगा टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब टोटल अरेंजमेंट्स जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इतने बनेंगे ना। कोई आपसे पूछता है कैलकुलस के कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूं, इतने बना सकता हूं। ये तो हो गया टोटल अरेंजमेंट्स। माइनस ऑलवेज टुगेदर। अब ऑलवेज टुगेदर पढ़ते ही क्या याद आएगा, स्ट्रिंग मेथड। यानी कि मेरे को किसको साथ नहीं रखना था, वॉवल्स को, तो अब उनको मेरे को स्ट्रिंग में बांधना है, ठीक है। कितने वॉवल है मेरे पास, 2 यू है, 1 ए है। इसका मतलब यू, यू और ए, इनकी एक क्या बनानी है, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं, हमें साथ में थोड़ी रखने, साथ में नहीं रखने बेटा, इसीलिए तो स्ट्रिंग वाला माइनस करूंगा, ठीक है। तो साथ में रख दिया यू यू ए को। कितने ऑब्जेक्ट्स गए, तीन, तीन के अलावा कितने बचे, पांच, क्योंकि कुल 8 थे, पांच और एक कितने हो गए, 6। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 6 ऑब्जेक्ट्स, इट शुड बी फैक्टोरियल 6। बट क्या उस 5 में कोई रिपीटिंग ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। इस 5 में भाई 2 सी हैं और 2 एल है। 2 यू से हमें मतलब नहीं क्योंकि वो इधर जा चुका है, लेकिन 2 सी हैं 2 एल हैं, वो लेने पड़ेंगे। तो अपॉन क्या लिखेंगे यहां, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये ब्रैकेट लगा देता हूं। ये कौन सा वाला पोर्शन लिख रहा हूं मैं, स्ट्रिंग मेथड वाला। ये कौन सा लिखा, टोटल अरेंजमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय, लास्ट स्टेप क्या होती थी, अरेंजमेंट विद इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग में कुल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन, तीन को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। उसमें क्या कोई रिपीटिंग है, 2 है, तो अपॉन क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। इसको उठा के कहां मल्टीप्लाई करना है, यहां करना है कि नहीं करना है, थर्ड स्टेप। तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल 3, नीचे आ गया फैक्टोरियल 2। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो हमने बोला टोटल अरेंजमेंट्स में से वो माइनस कर दो जिसमें ऑलवेज टुगेदर, बस अब जो बचेगा वो नॉट टुगेदर हो गया। क्लियर है, कैलकुलेट तो तुम कर लोगे, ऑलराइट, यू हैव द कैलकुलेटर, जस्ट प्लेस द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, ऑलराइट। नाउ आई विल गो टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, नाउ सी द थर्ड पार्ट। अब क्या लिखा है, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। अब कीवर्ड मिल गया गैप मेथड वाला, नो टू टुगेदर। अब की बार कोई भी 2 वॉवल साथ में नहीं होने चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। रिस्ट्रिक्टेड कौन हो गया, वॉवल्स, क्योंकि उनको साथ में नहीं रखना। तो इसका मतलब ये जो 2u है और ये जो a है, इनको तो निकाल दो आप, u और a, ये तो क्या हो गए, रिस्ट्रिक्टेड। बाकी सारे क्या हो गए, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अगर ये 3 है तो इसका मतलब 5 मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड हो गए, ठीक है। वो कौन से 5 हो गए, उसमें 2 तो सी हो गए, 2 एल हो गए और एक एस हो गया, ये सब अनरिस्ट्रिक्टेड हो गए। क्या बोलता था गैप मेथड, पहले अनरिस्ट्रिक्टेड को बिठा लो। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, 5। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज अनरिस्ट्रिक्टेड, फैक्टोरियल 5 वेज। आर देयर एनी रिपीटेशंस इन दिस, यस देयर आर 2 ऑफ वन टाइप, 2 ऑफ वन टाइप, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। पहली स्टेप ओवर, अनरिस्ट्रिक्टेड को पहले बिठा दिया, मल्टीप्लाइड बाय, नाउ काउंट द नंबर ऑफ गैप्स। कितने लोगों को बिठाया, 5 को। 5 को जब बिठाएंगे तो गैप्स कितने बनेंगे, 6, एक ज्यादा बनता है, 6 गैप्स बन गए। इन 6 गैप्स में किसको बिठाना है, इन 3 वॉवल्स को। रिस्ट्रिक्टेड को कहां बिठाते हैं, गैप्स में, तो इन रिस्ट्रिक्टेड को उठा के इन गैप्स में बिठाना है। तो एट अ टाइम 6 में से कितने चाहिए मेरे को, 3। क्या लिखूंगा यहां पे, 6p3, राइट। लेकिन अब याद करो कि 6p3 यानी npr कब होता था, जब सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, डिस्टिंक्ट। क्या यहां पे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, नहीं, तो फिर वही सेकंड वाला नियम, जितने भी टोटल परमुटेशन है उसको किससे डिवाइड करना है बेटा, जो आइडेंटिकल के परमुटेशन। आइडेंटिकल कितने हैं, 2, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, फैक्टोरियल 2 से। दिस बिकम्स द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। वापस लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया, वापस देखो। हमने बोला भाई कि हमारे पास सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5, फैक्टोरियल 5। उसमें से 2 सी हैं 2 एल हैं, तो अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 पहला पार्ट होगा। अब रिस्ट्रिक्टेड कितने मेरे पास, 3। गैप्स कितने हैं, 6। 6 गैप्स में 3 को बिठाने कितने वेज होते हैं, कितने होते हैं, NPR होते हैं। लेकिन वो तो तब होते हैं जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो, और जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हो तो दूसरा वाला नियम पढ़ा था ना कि टोटल जितने परमुटेशन है, इसमें फैक्टोरियल n मत रटो, फैक्टोरियल n का मतलब क्या था, टोटल परमुटेशन। अब यहां पे फैक्टोरियल n टोटल परमुटेशन नहीं है, टोटल परमुटेशन कितना है, NPR। जितना भी टोटल परमुटेशन है उससे उसको किससे डिवाइड करना है, आइडेंटिकल के परमुटेशन से। यही तो सीखा था, ये सीखा था कि नहीं। तो अगर टोटल परमुटेशन फैक्टोरियल n है तो इससे डिवाइड कर दो, टोटल परमुटेशन NPR है तो भी इससे डिवाइड करना है। जितने आइडेंटिकल है उससे तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो यहां कितना था बेटा, 6p3 डिवाइड बाय क्या कर दिया, फैक्टोरियल 2। क्यों कर दिया, क्योंकि 2u है, आइडेंटिकल, नहीं होते तो नहीं लिखता, ठीक। सो दैट इज व्हाट इज गैप मेथड, ऑलराइट। सो कीवर्ड्स ध्यान रखेंगे तो आराम से पकड़ लेंगे एंड वील बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एनी डाउट इन दिस, ओके।  Okay.                                                                      2 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
ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. मैंने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन 4 boys and 4 girls sit alternately in a line. Again, very important question. In how many ways can 4 boys and 4 girls sit alternately in a line? ठीक है, एक एक चीज समझ के उसको टिक आउट करते जाओ. सबसे पहले हमने वैसा क्वेश्चन किया जिसमें हमने बोला भाई कि सीधा 4 बॉय हैं 4 गर्ल हैं, उनको एक लाइन में कितने वेज में बिठा सकते हैं. दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड परम्यूटेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. तो हमने बोला फैक्टोरियल 8. फिर हमने अगला क्वेश्चन लिया जिसमें हमने बोला भाई 4 बॉयज 4 गर्ल्स है, उसमें से 2 पर्टिकुलर गर्ल्स हमेशा साथ होनी चाहिए. तो फिर हमने स्ट्रिंग मेथड लगा दिया. फिर हमने तीसरे तरीके का क्वेश्चन लिया, हमने बोला 4 बॉयज 4 गर्ल्स, नो 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर. तो हमने गैप मेथड लगा दिया. अब एक और नई बात बोल दी भाई कि नॉर्मली वेज कैन 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली इन अ लाइन. अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है बेटा? गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए. ठीक है, या बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए. सो देयर आर ओनली 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल. वन इज G1 B1 G2 B2 G3 P3 G4 B4. One is this arrangement. Or the other arrangement is B1 G1 B2 G2 B3 G3 and B4 G4. Is there any other arrangement possible? Of course G1 G2 G3 अपनी अपनी जगहों पे इंटरचेंज होंगे, वो एक अलग बात है. बट इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? क्या हम इसकी जगह ये बोल सकते हैं that no 2 girls are together? सर बोल तो सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखो no 2 girls are together, यहां पे भी देखो no 2 girls are together. पर बेटा अगर मैंने ऐसा बना दिया तो B1 B2 G1 B3 G2 B4 G3 G4. Have a look at this arrangement. Now in this arrangement, can you say that no 2 girls are together? Yes, no 2 girls are together. ये दो साथ में नहीं है, ये दो भी साथ में नहीं है, ये दो भी साथ में नहीं है, कोई सी भी दो साथ में नहीं, तो no 2 girls are together. बट क्या ये ऑल्टरनेटली बैठे हैं बॉयज और गर्ल्स? नहीं बैठे, तो ये तो गलत हो गया. तो अगर आपने बोला कि भाई नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो ये वाला अरेंजमेंट भी आएगा, लेकिन ये अरेंजमेंट इस ऑल्टरनेटली को तो सेटिस्फाई करता ही नहीं. क्वेश्चन तो ऑल्टरनेटली. तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर? क्या मैं इसको और इसको सेम क्वेश्चन मान सकता हूं? नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, क्या मैं इन दोनों को सेम क्वेश्चन मान सकता हूं? तो मेरा जवाब है नहीं. तो फिर क्या इसको मान सकता हूं नो 2 बॉयज आर टुगेदर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई नो 2 बॉयज आर टुगेदर बिठा देते हैं? तो बेटा जैसे अभी मैंने ये अरेंजमेंट करके तुम्हें ये रिजेक्ट कराया, वैसे ही तुम यहां 2 गर्ल्स को बिठा दो तो बॉयज वाला रिजेक्ट हो जाएगा. तो ये भी गलत हो गया. इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ऑल्टरनेट का मतलब ये नहीं होता है. ऑल्टरनेट का मतलब खाली ये 2 अरेंजमेंट होते हैं. या तो सीरीज किससे चालू होगी? गर्ल्स से. या फिर सीरीज किससे चालू होगी? बॉयज से. ठीक है, वो भी तब जब दोनों का नंबर बराबर है. मान लो कि मैं तुम्हें ऐसा बोल देता कि बॉयज तो 5 हैं और गर्ल्स 4 ही. 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं. अब तो एक ही सीक्वेंस बैठेगा, B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4 B5. अब तो G1 पहले आ ही नहीं सकती, क्योंकि बॉयज ज्यादा और गर्ल्स कम है. तो गर्ल्स को सेकंड पोजीशन से ही स्टार्ट होना पड़ेगा, वरना एक गर्ल कम पड़ जाएगी. तो अब सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज वहां इक्वल था इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज है. तो इसलिए ध्यान से समझना, ऑल्टरनेटली इज अ टोटली डिफरेंट केस. ये दोनों केसेस नहीं है. पहली चीज जो समझाना चाह रहा हूं. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. अब अगर अपन इसको अरेंज करके देखेंगे भाई क्या आंसर आएगा, हमें ये तो पता पड़ गया 2 चीजें हो सकती हैं. अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो मेरे को पता है कि मेरे को गर्ल्स को इस और इस ये 4 पोजीशंस पे गर्ल्स को अरेंज करना. ऑफ कोर्स G2 यहां आ सकती है, G1 यहां जा सकती है, ये सब हो सकता है. मतलब कुल मिला के बॉयज को एक बार के लिए भूल जाओ, तुम्हारे पास गर्ल्स के लिए कितनी प्लेसेस हैं? 4. और गर्ल्स भी कितनी है? 4. हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 4 पीपल इन 4 प्लेसेस? फैक्टोरियल 4. गर्ल्स तो सारी डिस्टिंक्ट ही होती. तो फर्स्ट फॉर्मूला चल गया. ये किसका अरेंजमेंट हो गया? गर्ल्स का. मतलब गर्ल्स अपनी पोजीशन पे इंटरचेंज हो चुकी हैं, लेकिन बॉयज भी तो अपनी पोजीशन पे इंटरचेंज हो सकते हैं. क्या मेरा काम खत्म हो गया? नहीं हुआ. मेरे को 8 लोगों को बिठाना था, अभी मैंने 4 को ही बिठाया.
तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि ऐड करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। अब बॉयज जो हैं, ये वाले जो बॉयज हैं, ये भी तो अपनी प्लेस पे इंटरचेंज हो सकते हैं। सो अगेन 4 प्लेसेस 4 ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 4। ये रिजल्ट आएगा इसका कि नहीं आएगा? हो गया अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इस पे आओ, और ये भी तो एक पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे ये जो बॉयज है मेरे पास 4 बॉयज, हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड? फैक्टोरियल 4 अपनी जगह पे अरेंज करना। हाउ मेनी वेज कैन दीज 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड? वो भी फैक्टोरियल 4 पहले जैसे किया था, और मल्टीप्लाई करूंगा तब काम खत्म होगा, तो ये हो गए इसके वेज। अब इन दोनों को क्या करना बेटा? ऐड की मल्टीप्लाई? अब टेस्ट हो गया तुम्हारा, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है कि नहीं आता है? इधर तो तुमने बोल दिया मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ था, इधर भी बोल दिया मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई की ऐड? अब ऐड करना है क्योंकि काम खत्म हो चुका है। काम खत्म होने के बाद तो ऐड ही करना होता है। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 कितनी बार आ रहा है? ये 2 बार, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। कोई चीज को 2 बार ऐड करने का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। 3 बार ऐड करने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 शुड बी द आंसर। तो इसको बिल्कुल भी उससे कंफ्यूज मत करना, नो टू आर टुगेदर और वो सब, ठीक है? ओके, देन लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। एक और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई ट्राई टू कवर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, तो आपको वर्ड बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम फिर करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन एक बार पहले उतार लो। क्या बोल रहा है? कंसिडर द वर्ड w इक्वल टू इनडेफिनिट। एक वर्ड लिया मैंने इनडेफिनिट। फाइंड द नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम। टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब सारे लेटर्स लेने होंगे, ठीक है? रीअरेंजमेंट्स कितने ये बताना है। नाउ देयर आर 7 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, see the first part. The first part is words begin and end with N. Second part is vowels are not always together. Third is no two I's are together. Fourth is D is always next to F. Fifth is vowels occupy only odd positions. Sixth is words contain the string define. And seventh is words begin and end with the string IN. एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से कोई भी तरीके का आ सकता है। ये 7 क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है? समझते हैं एक एक करके फटाफट से। चलो, सबसे पहले तो ये जो वर्ड दे रखा है इसने, इसको अपन क्या करते हैं? ब्रेकअप कर लेते हैं इसका कि भाई क्या क्या है हमारे पास। इनडेफिनिट वर्ड। इनडेफिनिट वर्ड में हमारे पास 3 तो आई है, ठीक है? 2 एन है, 2 ई है, बस बाकी सब एक एक है। 1 डी है, 1 टी है और 1 एफ है। आई थिंक दैट्स इट। 3 3 6, 3 और 1 10, 3 3 6 4 10, ये 10 लेटर्स है टोटल। टोटल हमारे पास 10 लेटर्स है, ठीक है? उसका ये ब्रेकअप हो गया। यानी डेफिनेटली परमुटेशन का सेकंड फॉर्मूला यूज होगा जहां भी होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल भी हैं, ठीक है? अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्या बोल रहा है? हमें ऐसा वर्ड बनाना है जो बिगिन एंड एंड विद एन होता हो। बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे। सारे लेटर्स एट अ टाइम लेने, मतलब कितने लेटर का नंबर वर्ड बनाना है? 10 लेटर का। तो कितनी पोजीशन बननी है बेटा? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जगह खाली छोड़ दी। इन 10 जगहों पे 10 लोग आगे बैठेंगे जो कि लेटर्स है, करेक्ट? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बिगिन एंड एंड विद एन, मतलब स्टार्टिंग में भी एन आना चाहिए, एंड में भी एन आना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, एन को तो यहाँ बिठा दो, एन को तो यहाँ बैठना ही है। एक और एन है, उसको यहाँ बैठना है। 2 एन है ना हमारे पास, तो ये 2 एन तो हमने यहाँ बिठा दिए, इनका तो काम खत्म। क्या इसके अलावा और कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं। तो इसका मतलब बीच में किसी को भी कहीं भी बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप क्या करो, ये एन और एन जो बैठ चुके हैं इनको तो भूल जाओ। अब कितने लोग बचे तुम्हारे पास? 8 बचे। 10 में से 2 बैठ गए, तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट? 8 ऑब्जेक्ट्स। हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 8 प्लेसेस। 8 ऑब्जेक्ट्स 8 प्लेसेस में कितने वेज में अरेंज हो सकती है? फैक्टोरियल 8। लेकिन क्या उसमें कुछ रिपीटेड भी है? तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल है भाई, ये 2 एन को तो भूल जाओ, ठीक है? इसको लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो तो फिक्स हो चुके हैं। भले ही वो आइडेंटिकल है तो फिक्स हो चुके हैं। इनको हटा दो पिक्चर में से। 3 आई है, 2 ई है, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे बेटा? फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 से। ये हमारा आंसर हो गया। दैट इज इट। क्लियर है? सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। 8 ऑब्जेक्ट 8 प्लेसेस, उसमें से 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, उनको उड़ा दो। एन और एन तो फिक्स हो चुके हैं, राइट? सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? वॉवल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। क्या पढ़ लिया तुमने? नॉट ऑलवेज टुगेदर। नॉट ऑलवेज टुगेदर मतलब ना तो स्ट्रिंग मेथड ना गैप मेथड। कौन सा वाला मेथड? टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, ठीक है? नॉट ऑलवेज टुगेदर। तो मैं क्या करूंगा कि टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल मतलब तो याद है ना बेटा, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस
वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। जिसको आपको साथ में नहीं रखना उसको साथ में रख के माइनस कर दो टोटल में से, तो वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे। टोटल अरेंजमेंट्स की बात करूं तो मेरे पास कुल कितने लेटर हैं? 10। उसमें 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं बेटा? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। यही होगा कि नहीं होगा यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला? ये तो हो गए टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है इतना माइनस। अब यहां पे क्या लगाना है? स्ट्रिंग मेथड। ऑलवेज टुगेदर मतलब क्या लगाना है? स्ट्रिंग मेथड लगाना है। स्ट्रिंग मेथड में किसको साथ में रखना है? वॉवल्स को। कौन कौन है वॉवल्स? ये 3 आई 2 ई, ये 5 वॉवल है हमारे पास। इनकी एक स्ट्रिंग बना ली। कैसी बनी स्ट्रिंग? ई ई आई आई आई, ये स्ट्रिंग बना ली। इन 5 को अगर स्ट्रिंग में डाल दिया तो इसके अलावा 5 और बचे, क्योंकि कुल 10 थे। 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी स्ट्रिंग मेथड में? अरेंज द, एक तो स्ट्रिंग से बांध दिया, फिर अरेंज द रिमेनिंग प्लस 1। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास? 6। 6 को अरेंज करने कितने वेज होते हैं? फैक्टोरियल 6। अगर उन फैक्टोरियल 6 में मतलब इन 5 में अगर कोई रिपीटिंग है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको नहीं देखना, क्योंकि इसके लिए तो बाद में अलग से मल्टीप्लाई करते हैं ना स्ट्रिंग के लिए, तो इसको नहीं काउंट करना है। इन ये जो 3 आई और 2 ई हैं, इनको तो तुम भूल जाओ एक बार के लिए। अब तुम्हारे पास 2 एन अभी भी बचे हुए हैं कि नहीं, जो इस 5 में आ रहे हैं, तो तुम्हें डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 2, क्योंकि वो इस 5 में काउंट हो रहे हैं। डन। 2 स्टेप्स आर ओवर। थर्ड स्टेप क्या थी? मल्टीप्लाई बाय द अरेंजमेंट विद इन द स्ट्रिंग। मल्टीप्लाई बाय, अब स्ट्रिंग के अंदर कितने लोग हैं? 5। तो फैक्टोरियल 5 तो आएगा ही आएगा, फैक्टोरियल 5 तो आएगा ही आएगा। अपॉन, अगर कुछ रिपीटिंग है तो वो अपॉन में आएगा। कितने रिपीटिंग है? 2 एक जैसे, 3 एक जैसे, तो नीचे क्या आएगा बेटा? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। ये आपका आंसर हो गया। इतने बड़े जब आंसर्स होते हैं तो इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दो, ऐसे ही ऑप्शन भी मिलेंगे। ये नहीं फैक्टोरियल 10 को सॉल्व करना पड़ेगा, कोई नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा फैक्टोरियल 8 तक जनरली हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद में तो आंसर भी इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अभी तो वैसे भी हम समझ रहे हैं, तो दिस इज द आंसर दैट वी गेट। क्लियर? ओके, सो वॉवल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। थर्ड पार्ट में आ जाए, सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? देखो, थर्ड पार्ट बोल रहा है नो टू आईज आर टुगेदर। अब जैसे ही नो टू टुगेदर पढ़ लिया, मतलब क्या लगाना है बेटा? गैप मेथड। अब की बार तो गैप मेथड लगेगा, क्योंकि नो टू टुगेदर पढ़ लिया। अब गैप मेथड मतलब रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड, किसको साथ नहीं रखना? आईज को। तो आई क्या बन गया हमारे लिए? रेस्ट्रिक्टेड। बाकी सब क्या बन गए? अनरेस्ट्रिक्टेड। मतलब अगर मैं इन 3 आई को उड़ा दूं रेस्ट्रिक्टेड बना के, तो मेरे पास कुल कितने लेटर बचे? 7। तो रेस्ट्रिक्टेड कितने हो गए? 3, और अनरेस्ट्रिक्टेड कितने हो गए मेरे पास? 7। क्या था हमारा गैप मेथड? पहले अनरेस्ट्रिक्टेड को बिठाएंगे, तो यानी पहले 7 ऑब्जेक्ट्स को बिठाना है। कितने वेज में बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 7। अगर इसमें कोई रिपीटिंग होंगे तो उनको हमें लेना पड़ेगा। अनरेस्ट्रिक्टेड में देखो 2 एन है 2 ई है, तो हमें डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। किसके लिए? एन और ई के लिए। फर्स्ट स्टेप ओवर, अनरेस्ट्रिक्टेड को बिठा दिया। कितने अनरेस्ट्रिक्टेड बिठाए आपने? 7। सेकेंड स्टेप थी काउंट द गैप्स। कितने गैप्स बनेंगे? 8। एक ज्यादा बनता है हमेशा, 8 गैप्स बन गए। इन गैप्स में किसको बिठाना है? रेस्ट्रिक्टेड को। कितने हैं रेस्ट्रिक्टेड? 3। 8 में से 3 को बिठाना है। क्या आंसर आता है? 8p3। ये आता है ना 8p3। 8 एट अ टाइम 3 बिठाने हमें, तो 8p3। लेकिन ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं रेस्ट्रिक्टेड, क्या वो आइडेंटिकल है या डिफरेंट? ये तो आइडेंटिकल है भाई, तीनों आई एक जैसे हैं। और आइडेंटिकल जैसे ही आता है तो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइडेंटिकल परम्यूटेशंस। ये आंसर हो गया मेरा थर्ड पार्ट का। पहले अनरेस्ट्रिक्टेड, फिर गैप्स। गैप्स में बिठाया आई को, डिवाइड किया फैक्टोरियल 3 से, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। डिफरेंट होते तो मैं डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 नहीं करता। ओके, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बोलता है डी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू एफ। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? डी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू एफ। डी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू एफ का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट टू का मतलब, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। ठीक है, अब बगल में मतलब क्या होता है कि अगर डी यहां है तो एफ यहां होगा, या डी यहां है तो एफ यहां होगा। दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। अगर कोई बोला कि मेरे नेक्स्ट में कौन बैठा है, तो मेरे नेक्स्ट में कौन बैठ सकता है भाई? एक तो मेरे नेक्स्ट में लेफ्ट में कोई बैठ सकता है, और एक मेरे नेक्स्ट में राइट में कोई बैठ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, राइट? तो जब तक बोल नहीं रखा कि नेक्स्ट टू द लेफ्ट या नेक्स्ट टू द राइट, तो दोनों लेनी पड़ेगी। तो यानी ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। अब बोल रहा है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो अब वापस वही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को बिठाना है।
अब उन 10 लोगों में डी और एफ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि डी और एफ हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, इस बात को बोलने का ये भी तो तरीका हो गया कि डी और एफ हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, भाई डी और एफ अगर हमेशा साथ में आएंगे तो या तो डी एफ आएगा या एफ डी आएगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी हुई। इसका मतलब डी और एफ को एक स्ट्रिंग मानना है कि नहीं मानना है, साथ में आएंगे मतलब स्ट्रिंग मानना है। तो क्वेश्चन वही स्ट्रिंग मेथड है बट पूछा अलग तरीके से। तो यहाँ पे फिर हमें डी और एफ को क्या मानना है बेटा, स्ट्रिंग। प्लस दो ऑब्जेक्ट हटा दिए तो कितने बचे, 8। 8 प्लस 1 कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 9। 9 को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, फैक्टोरियल 9। उसमें अगर कोई रिपीटिंग है तो वो लेना पड़ेगा। इधर कौन निकला, डी और एफ। तो 8 में कौन कौन बच गया, 3 आई बच गए, 2 एन बच गए, 2 ई बच गए। तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। ये तो हो गया मेरा इन 9 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट। मल्टीप्लाइड बाय अरेंजमेंट विद इन द स्ट्रिंग। विद इन द स्ट्रिंग कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2। 2 को अरेंज करने के कितने वेज, फैक्टोरियल 2। क्या इसमें कोई आइडेंटिकल है, नहीं है, तो कुछ डिवाइड नहीं करना। सो दिस बिकम्स योर आंसर। हमेशा डी और एफ साथ में आ जाएंगे। अब भले डी एफ के आगे आए या डी एफ के पीछे आए, वो दोनों अरेंजमेंट इसमें आ चुके हैं क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 कर दिए, जो कि इसको अकाउंट में ले लेगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम्स, सो जस्ट लुक एट इट केयरफुली। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखो। वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस, या कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ओनली इवन पोजीशंस, या वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन पोजीशंस। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे अभी कर रहे हैं। ऑड पोजीशंस का क्या मतलब होता है ये समझना पड़ेगा। कितने लेटर का वर्ड है, 10 लेटर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, फर्स्ट। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सो ऑन, ये 10th। ये पोजीशंस है। ऑड पोजीशंस का मतलब कौन कौन सी पोजीशंस हो गई, फर्स्ट हो गई, थर्ड हो गई, फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये 9th। 7th हो गई, 9th हो गई। जो मैंने टिक की हैं वो सब हमारी ऑड पोजीशंस हुई कि नहीं हुई, और बाकी की बची हुई इवन पोजीशंस हुई। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास टोटल 10 पोजीशन है तो 5 इवन होगी, 5 ऑड होगी। अगर टोटल मेरे पास 11 लेटर होते तो 6 ऑड होती और 5 इवन होती। तो वो तो डिपेंड करेगा कितने लेटर है। अभी हमारे पास कितनी पोजीशन है, कितनी ऑड पोजीशन है, 5। किसको बिठाना है हमें इन ऑड पोजीशंस में, वॉवल्स को बिठाना है। वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस, तो ऑब्वियसली वॉवल्स भी 5 होने चाहिए क्योंकि वॉवल्स को तो बिठाना ही ऑड पोजीशन में। एंड यू कैन सी दैट वॉवल्स हैं भी हमारे पास 5, 3 आई हैं, 2 ई हैं, कुल मिला के कितने वॉवल है, 5। तो मेरे पास 5 वॉवल है जिनको मेरे को 5 पोजीशन में बिठाना है। क्वेश्चन तो इतना ही हुआ ना कि 5 वॉवल है, उनको 5 पोजीशन में बिठाना है। तो सिंपल सी बात है भाई कि इन 5 पोजीशन में ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th और 9th, इन पोजीशन में किसको बिठाना बेटा, वॉवल्स को। तो बिठा देंगे 5 लोग, 5 ऑब्जेक्ट्स मतलब, ठीक है, और 5 प्लेसेस। 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 प्लेसेस, हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज, फैक्टोरियल 5 अपॉन, इसमें 3 आई एक जैसे हैं और 2 ई एक जैसे हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। इतना आ गया, काम खत्म हो गया क्या, हो गया ना सर, इतना ही तो बोला था। वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस, बिठा दिया हमने वॉवल्स को। पर बेटा काम थोड़ी खत्म हुआ, काम तो तब खत्म होना था जब आपको सारे लेटर्स को रीअरेंज करना था। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बोल रहा था, टेकन ऑल एट अ टाइम। 5 को थोड़ी रीअरेंज करना है, खाली वॉवल्स को थोड़ी अरेंज करना है। वॉवल्स को तो अरेंज करने में रेस्ट्रिक्शन है, पर कॉन्सोनेंट्स को भी तो अरेंज करेंगे तब जाके 10 के 10 अरेंज होंगे। तो वॉवल्स जो रेस्ट्रिक्टेड थे उसको तो आपने बिठा दिया। अब किसको बिठाओगे, कॉन्सोनेंट्स को, तब जाके 10 के 10 अरेंज होंगे ना। अब उन कॉन्सोनेंट्स को कहां बिठाओगे, तो ऑब्वियसली उनको इवन प्लेसेस में जाना पड़ेगा। मतलब जो भी बची हुई प्लेसेस है उसमें कौन जाएगा, कॉन्सोनेंट्स। कितने कॉन्सोनेंट्स है मेरे पास, 5। 5 वॉवल है तो 5 कॉन्सोनेंट है। तो वापस मेरे पास वही बात हुई भाई, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और उनके बची हुई कितनी प्लेसेस हैं, 5। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज देम, फैक्टोरियल 5। 5 ऑब्जेक्ट्स 5 प्लेसेस। उन कॉन्सोनेंट्स में भी 2 एन एक जैसे हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। समझ आई बात मेरी। पहले वॉवल्स पे रेस्ट्रिक्शन था, उनको बिठा दिया। हमेशा पहले उसको बिठाओगे जो रेस्ट्रिक्टेड है। अब ये मत बोलना सर आपने गैप मेथड में तो बोला पहले अनरिस्ट्रिक्टेड को बिठाओ, वो अलग मेथड है, दैट इज अ डिफरेंट मेथड। अभी मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। पीएनसी में कभी भी रेस्ट्रिक्शन के साथ जब अरेंजमेंट करना है तो हमेशा पहले किसको बिठाओगे, जो रेस्ट्रिक्टेड।
उसको हमेशा प्रायोरिटी दोगे ना, वीआईपी को प्रायोरिटी मिलती कि नहीं मिलती? बस तो वो वीआईपी है, जो भी रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स है वो वीआईपी है, उनको पहले प्रायोरिटी दो, पहले उनको बिठाओ, फिर दूसरों को बिठाएंगे। तो यहाँ पे पहले किसको बिठाना था? वॉवल्स को। कहाँ बिठाना? ऑड पोजीशन पे बिठा दिया। अब बची हुई जो 5 पोजीशन है उस पर किसको बिठाना है? कॉन्सोनेंट को। अब बिठा दिया उनको भी। काम तो तब खत्म हुआ ना जब ये दोनों हुए। तो मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर ये हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां इवन देता तो भी सेम आंसर आता, इस क्वेश्चन में तो सेम आंसर आता क्योंकि इवन पोजीशन भी 5 ही है, तो सेम क्वेश्चन होता, सेम आंसर आता एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन अगर नंबर ऑफ लेटर्स अलग होते तो आंसर चेंज हो जाता। तो उससे मतलब ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको क्या करना है भाई, उसने ऑड बोला तो तुम ऑड वाली सारी मार्क कर लो, उसने बोला वॉवल्स को बिठाना है, सारे वॉवल्स को वहां पे बिठा लो, फिर जो बची हुई है उनमें बचे हुए को बिठा लो। अब भले वो ऑड बोले, इवन बोले, जो बोले उस हिसाब से बिठा लो। ओके, सो दैट इज द फिफ्थ पार्ट। नाउ लेट अस सी द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या बोलता है? अगेन अ डिफरेंट पार्ट। उसमें बोल रहा है वर्ड्स कंटेन द स्ट्रिंग डिफाइन। अब की बार क्या होना चाहिए? ये स्ट्रिंग आनी चाहिए। स्ट्रिंग भी बोल सकता है, वर्ड भी बोल सकता है, स्ट्रिंग की जगह वर्ड भी लिख सकता है। वर्ड्स कंटेन द वर्ड डिफाइन, मतलब मैं जब भी इसके परमुटेशन करूंगा तो डिफाइन वर्ड उसमें आना चाहिए, मतलब ये वर्ड मेरे को दिखना ही चाहिए उस वर्ड में, जो भी वर्ड में बनाऊं। तो अब तो भाई सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिंग मेथड। व्हाई? बिकॉज मेरे को डिफाइन को तो एज इट इज रखना ही रखना है, तो इसको तो मैं बदल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मेरे को डिफाइन एज अ स्ट्रिंग ये तो लेना ही पड़ेगा, इसको तो मेरे को स्ट्रिंग मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा कितने लेटर बचे? यहाँ पे 6 आ चुके हैं, तो कितने लेटर बचे? 4। 4 और 1 कितने हो गए? 5। दैट मींस अब की बार मेरे को कितने लोगों को अरेंज करना है? 5 लोगों को। क्यों स्ट्रिंग मेथड क्यों लगाया? समझ में आ गया? क्योंकि डिफाइन वर्ड जो है वो फिक्स है, उसका ऑर्डर बदल नहीं सकता। तो डिफाइन को तो एक स्ट्रिंग मान के चलना है, इसको सिंगल लेटर मान के चलना है, ठीक है। डिफाइन जहां जहां चलेगा साथ में चलता रहेगा। तो डिफाइन को 1 माना, उसके अलावा 4 लोग बचे क्योंकि 6 आ चुके हैं, तो 1 और 4 5 लोग। 5 लोगों को बिठाने के कितने वेज होते हैं? फैक्टोरियल 5 होते हैं। क्या इन 4 में जो इसमें नहीं आ रहे, क्या उसमें कोई रिपीटिंग आ रहा है? वो चेक करना पड़ेगा। ध्यान से समझो कि यहाँ पे 1 आई आ चुका है, ठीक है। कितने आई थे मेरे पास? 3 आई में से 1 आई गया तो 2 आई अभी भी बचे हुए। यहाँ पे मेरे पास 2 ई आ चुके हैं, कितने ई थे मेरे पास? 2, तो अभी एक भी ई नहीं बचा। यहाँ पे मेरे पास 1 एन आ चुका है, तो कितने एन थे मेरे पास? 2 एन, अब 1 एन बचा है। फिर 1 डी आ चुका है, तो वो डी हटा दो। अब 1 टी बचा है मेरे पास, 1 एफ भी गया, अब मेरे पास क्या बचा है? दैट्स इट, दीज आर द 4 लेटर्स लेफ्ट। 2 आई बचे हैं, 1 एन बचा है, 1 टी बचा है, बाकी सब यहां आ चुका है। वापस याद करो, जो चीज स्ट्रिंग में आ चुकी है उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं, उसको तो भूल जाते हैं, उसको तो जब स्ट्रिंग का लिखेंगे तब याद करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? 2 आई, 1 एन और 1 टी। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज देम? 4 लोग हैं ना, सॉरी, हाँ, मतलब इन 4 में वो 4 लोग हैं, ठीक है। तो अपन ने फैक्टोरियल 5 तो लिख ही लिया टोटल, डिवाइडेड बाय, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो वो लिखना पड़ेगा। कौन रिपीट हो रहा है? 2 आई रिपीट हो रहे हैं, तो अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 आई रिपीट हो रहे हैं इसलिए अपॉन फैक्टोरियल 2। सर 2 एन भी तो रिपीट हो रहे हैं, तो बेटा 2 एन तो तब रिपीट होते जब यहां 2 एन होते, पर 1 एन तो वहां जा चुका है। मेरे को इससे मतलब है जो इन 4 में आया है उसी को तो मैं नीचे लिखूंगा, क्योंकि जो इसमें आ रहा है वो तो मैं स्ट्रिंग के साथ लिखूंगा, तो उसको 2 जगह थोड़ी काउंट करूंगा। समझ आ गई बात? तो इसलिए फैक्टोरियल 5 तो टोटल अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 आई बचे हुए हैं। ये तो हो गया मेरा ऑल ऑब्जेक्ट्स, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स प्लस 1, उनको तो अरेंज कर दिया। अब इनटू क्या करना होता था? अरेंजमेंट विद इन द स्ट्रिंग। अब जरा देखो स्ट्रिंग को, देखो स्ट्रिंग कौन है? डिफाइन। क्या हमें इस डिफाइन के लेटर्स को रीअरेंज करना है? तब तो हम यहां पे कुछ लिखेंगे, नहीं करना है तो कुछ नहीं लिखेंगे। क्या हमें इस डिफाइन को रीअरेंज करना है? नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला है कि यही स्ट्रिंग दिखनी चाहिए, मतलब डिफाइन वर्ड ही दिखना चाहिए। क्या इसकी जगह ये दिख सकता है? DFINEE, क्या ये दिख सकता है इसकी जगह? नहीं दिख सकता भाई, उसने कहा है डिफाइन ही दिखना चाहिए। तो जब डिफाइन ही दिखना चाहिए, मतलब अगर वो बोल दे कि मेरे को AB ही दिखना चाहिए, तो फिर मैं BA दिखा सकता हूं क्या उसको? नहीं दिखा सकता, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जिस चीज का रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है उसको अरेंज करने के कितने वेज होते हैं? 1 वे, फिर उसको अरेंज कर ही नहीं सकते। सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 लोग हैं, अपॉन इसमें कौन से रिपीटिंग है? E2 है, तो अपॉन फैक्टोरियल 2। ये क्यों नहीं लिखा सर आपने? तो बेटा ये तो मैं तब लिखता ना जब इसका अरेंजमेंट पॉसिबल होता, फिर तो क्वेश्चन का ही क्या मीनिंग था? सोच के देखो, अगर वो मेरे से बोल रहा है कि कोई एक वर्ड बनना चाहिए जिसमें डिफाइन वर्ड दिखना चाहिए, और मैं उस डिफाइन को भी रीअरेंज कर रहा हूं, तो फिर तो डिफाइन दिखेगा कैसे?
डिफाइन तो तब दिखेगा ना जब डिफाइन को हम अरेंज नहीं करेंगे, तो उसके लिए ये वाला अरेंजमेंट हम नहीं लेंगे। इसीलिए आंसर हमारा सिर्फ क्या होगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, बिकॉज द स्ट्रिंग इज नॉट टू बी अरेंज्ड। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि डिफाइन दिखना चाहिए, तो सिर्फ फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 कौन सा है, जो दो आई इसके अंदर आ रहे हैं उसकी वजह से। जो उसके अंदर चले गए उनको भूल जाओ, क्योंकि वो तो फिक्स हो गए। ठीक है, ओके, लेट अस सी द लास्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, भी इसके जैसे ही, वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद द स्ट्रिंग आईएन। फिर से स्ट्रिंग की बात कर रहा है, यानी आईएन जो स्ट्रिंग है, आईएन देखो यहाँ पे ये आईएन आया और एक ये आईएन और आया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरा वर्ड बिगिन भी आईएन से होना चाहिए, खत्म भी आईएन से होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जेक्ट, 10 प्लेसेस है मेरे पास। फर्स्ट प्लेस पे कौन आना चाहिए, आई, सेकंड पे एन, ये तो आईएन दिखना ही चाहिए मुझे। और लास्ट 2 प्लेसेस पे भी मेरे को आईएन दिखना चाहिए, उसने क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है। अब वापस मैं आईएन को एनआई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने स्ट्रिंग फिक्स कर दी। स्ट्रिंग का मतलब ऑर्डर फिक्स हो गया, तो आईएन फिक्स हो गया, आईएन फिक्स हो गया। बेटा कितनी प्लेसेस चली गई, 4 प्लेसेस चली गई। कितनी प्लेसेस बची, 6 प्लेसेस। कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, 6 ऑब्जेक्ट्स। 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 प्लेसेस पे बिठाने के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल 6। ओके, अब इन 6 प्लेसेस में कौन कौन रिपीट हो रहा है वो सोचना पड़ेगा। इनको नहीं सोचना, क्योंकि वो आईएन आईएन तो फिक्स हो गया, जैसे डिफाइन फिक्स हो गया था, आईएन आईएन फिक्स हो गया, तो उनको हमें परम्यूटेशन नहीं करना है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुमने इसमें से लास्ट पार्ट है, सो आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट इज रिमेनिंग विद मी। ओके, तो मेरे पास क्या था, 3 आई थे, 2 ई थे, 2 एन थे, 1 डी था, 1 टी था, 1 एफ था, ये था मेरे पास। इसमें से क्या क्या चला गया, 2 आई चले गए, 2 एन चले गए। देखो 2 आई इसमें से हटा दूं, 2 आई हटा दूं तो 1 आई बचा, 2 एन हटा दूं तो ये गया। सो दीज आर द लेटर्स लेफ्ट। यही वो 6 लेटर है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो इन 6 लेटर में रिपीटिंग कौन है, खाली 2 ई रिपीटिंग है, बाकी कुछ भी रिपीटिंग नहीं है। तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, फैक्टोरियल 2, 2 ई के लिए। बस दैट इज योर आंसर। क्या हमें विद इन द स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं करना है, क्योंकि वो स्ट्रिंग तो भाई फिक्स हो गई। तो शुरू में आईएन फिक्स कर दिया, लास्ट में आईएन फिक्स कर दिया, बीच के 6 लोगों को अरेंज कर दिया, उसमें खाली 2 ही रिपीट हो रहे हैं जो कि ई है। तो लास्ट पार्ट का आंसर क्या निकला, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। दैट बिकम्स द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक पार्ट को ढंग से समझना, वापस से करके देखना। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें।